एपिसोड के शुरुआत में हमें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर माइकल को दिखाया जाता है, जिनको सुबह के 4 बजे उनके ऑफिसर्स ने कॉल किया होता है और ऑफिसर्स उनसे कहते हैं कि आपको जल्दी से ऑफिस आना पड़ेगा और यहीं पे कॉल कट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर माइकल जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इंग्लैंड की प्रिंसेस सुजैन का किडनैप हो गया है और किडनैपर उनसे अजीब से 2 शर्त मांगते हैं जो कि उनको पूरा करना पड़ेगा, वरना वो सुजैन को मार देंगे। वीडियो में सुजैन किडनैपर के पहले शर्त के बारे में बताती है। वो बताती है कि प्रधानमंत्री माइकल को लाइव टीवी पे एक पिग के साथ सेक्स करना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये रहेगी कि जो कैमरा एंगल होगा वो किडनैपर खुद ही बताएगा। ये सुनते ही माइकल अजीब सी नजरों से ऑफिसर्स को देखने लग जाता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। वहीं पे एक ऑफिसर जिसका नाम सूजी होता है वो कहती है कि नहीं सर, ये यूट्यूब पे वायरल वीडियो है और ये सच में प्रिंसेस सुजैन ही है और हमारे को ये शर्त मानना पड़ेगा, वरना वो सुजैन को कभी भी मार सकता है। माइकल ऑफिसर से कहता है कि तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये ऐसे ही वायरल किसी ने किया हुआ है, लेकिन इसको न्यूज़ तक जाने मत देना और यूट्यूब पे भी जितनी जल्दी हो सके इसको डिलीट करवाओ। एक ऑफिसर कहता है कि ये अब तक वीडियो 50,000 लोगों ने देख रखा है और ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है। हमने यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट करवा दिया है, लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि न जाने अभी कितने वीडियोज़ है जो अभी भी अपलोड हो रहे हैं। ज़्यादा लोगों तक ये बातें ना फैले, इसके लिए हमने न्यूज़ एंकर्स को रेड अलर्ट दे दिया है, जिसकी वजह से वो अपने न्यूज़ पे ये बातें नहीं दिखाएंगे। अब सीन हमें न्यूज़ ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी एंकर्स होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, सब लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हर कोई यही वीडियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि सुजैन जो किडनैप हो गई है उस पर अगर हमने पहले ही न्यूज़ पे कवर कर लिया तो हमारा न्यूज़ बहुत हाई पे पहुँच जाएगा और हमारे न्यूज़ की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यूज़ डायरेक्टर सबको अपना अपना काम दे देता है और उसको इस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स ये बात मान जाते हैं और वो एक एडिटर को पकड़ कर लेकर आते हैं। ऑफिसर्स एडिटर से कहते हैं कि आपको बस इतना करना है कि जो प्रधानमंत्री माइकल का फेस है उसको आप एक बंदे के ऊपर जोड़ना है और उस वीडियो को एडिट करके दिखाना है कि माइकल एक पिग के साथ सेक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में यही चल रहा होता है कि प्रिंसेस सुजैन का किडनैप हो गया है। लोगों को जब इन शर्तों के बारे में पता चलता है तो सारे लोग माइकल के सपोर्ट में रहते हैं और वो कहते हैं कि एक प्रिंसेस के लिए हम लोग पीएम को ऐसा करते हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। दूसरी तरफ माइकल सबको अपना अपना काम कर देते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ से वीडियो वायरल हुआ है उस जगह के बारे में पता लगाओ और जल्दी से जल्दी प्लान एग्जीक्यूट करो। जब भी वहाँ पे माइकल की वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है और तुम्हें मैं मना कर दी, मतलब नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाएगा। माइकल कहता है कि हम जल्दी उसका पता लगाएंगे और प्रिंसेस को भी बचा लेंगे और उसके बारे में पता भी कर लेंगे और मुझे ये करना भी नहीं पड़ेगा, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो और तुम जाकर घर पे जाकर चिल करो। दूसरी तरफ पूरी दुनिया न्यूज ही देख रही होती है क्योंकि प्रिंसेस सुजैन जो होती है वो एक एक्ट्रेस होती है इंग्लैंड की और वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। इसकी वजह से लोगों को ये भी कहीं ना कहीं रहता है कि प्रिंसेस सुजैन की मौत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक पॉर्न एक्ट्रेस को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया होता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें पिग के साथ सेक्स करना पड़ेगा और तुम्हारे फेस के ऊपर हम माइकल का फेस लगा देंगे, जिससे किडनैपर को लगेगा ऐसा कि माइकल ने सेक्स किया हुआ है और उसकी मांगे भी पूरी हो जाएगी और सुजैन बच भी जाएगी। एक लेडी ऑफिसर अपने फोन में दिखाती है कि जो किडनैपर जहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ था उसका लोकेशन हमें पता लग गया है और ये करीब 90 किलोमीटर यहाँ से दूर है और एक फॉरेस्ट के बीच में बनाया गया जगह है जहाँ पे फैक्ट्रीज जो पहले होती थी वो अभी सुनसान पड़ा हुआ है और यहीं से भी वीडियो वायरल हुआ है। माइकल प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स आर्मी को भेज देते हैं। वहाँ एक ऑफिसर माइकल के पास जाकर बोलता है कि अभी हम लोग के सपोर्ट में पूरी दुनिया है और आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर सुजैन मर भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ पूरे न्यूज चैनल इस चीजों को कवर कर रही थी कि सुजैन बचेगी या फिर उन्हें मार दिया जाएगा, क्या माइकल ये चीज पूरा कर पाएंगे या नहीं। जब न्यूज डायरेक्टर के पास एक पार्सल आता है और जब वो पार्सल खोलता है तो उसके अंदर सुजैन का उंगली होता है क्योंकि उस उंगली में उसका रिंग होता है। सबको ऐसा लगता है कि वो उंगली सुजैन की है और न्यूज़ वाले इस चीज़ों को बड़ा बनाते हुए न्यूज़ पे दिखाते हैं कि सुजैन की कटी हुई उंगली मिली है और सुजैन के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। जो किडनैपर है वो सुजैन के साथ बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा है। किडनैपर को ये पता चल जाता है कि जो पिग के साथ सेक्स करने वाला है वो माइकल नहीं है और उसका एक दूसरा ही कोई डमी बनाया गया है जिसके साथ वो सेक्स करेगा और माइकल का फेस वहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसकी वजह से उसने सुजैन का उंगली काट करके और न्यूज एंकर को भेज दिया गया, जिससे पूरी दुनिया में ये पता
चले कि प्राइम मिनिस्टर माइकल कितने घटिया प्राइम मिनिस्टर है कि अपने लोगों पे वो ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ माइकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। माइकल ये गुस्सा अपने सीनियर ऑफिस सूजी पे निकालता है और कहता है कि मैं ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैंने किडनैपर का पता लगा लिया है और उसके लोकेशन का भी पता लगा लिया है, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। अबे लोगों से हमारे को हेट मिलेगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। माइकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आर्मी ऑफिसर से कहता है कि तुम उस लोकेशन के अंदर घुसो और उस फैक्ट्री के अंदर जो दिखे उसे मार दो। दूसरी तरफ न्यूज़ एंकर मलाइका उस रूम के अंदर चली जाती है। उसको चाहिए होता है कि न्यूज़ सबसे पहले मेरे ही चैनल पे आए जिसकी वजह से उसका टीआरपी बहुत हाई हो जाए। वो रिस्क लेते हुए अंदर चली जाती है फैक्ट्री के और उसको हर जगह का कैप्चर करती है। जितने मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पे सब कुछ कैप्चर कर रही होती है। ऑफिसर्स पूरे फैक्ट्री उसमें देख लेते हैं और उसमें एक बंदा भी नहीं होता है और वहाँ पे एक जानबूझकर डब्बी छोड़ दिया गया होता है कि वहाँ से वो लोग चले गए ये दिखाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर माइकल के हाथ में एक ही चीज रहता है कि उनको एक पिग के साथ सेक्स करना ही पड़ेगा और क्योंकि 4 बजने वाले होते हैं और न्यूज़ पे भी ये सब ट्रेंड चल रहा होता है, लोग इतना ज़्यादा ये सब देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी माइकल के ही सपोर्ट में रहते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे ये सब न्यूज़ पे ना देखना पड़े। माइकल की वाइफ बहुत ज़्यादा माइकल को कॉल करती है लेकिन माइकल एक कॉल पिक नहीं करता क्योंकि उसको पता होता है कि उसका जवाब उसके पास है ही नहीं जो वो करने जा रहा है। माइकल को ऑफिसर सूजी कहती है कि आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने पूरे दुनिया में ये बता दिया है कि अगर किसी ने 4 बजे के बाद ये वीडियो रखा तो उन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उन सबको जेल में डाला जाएगा। पूरी दुनिया न्यूज़ को ही देखते रहती है। माइकल एक बहुत बड़े रूम में चले जाता है जहाँ पे एक सुअर खाना खाते हुए रहता है और उसको इंजेक्शन दे दिया गया होता है जिसकी वजह से वो मारे ना और ना वहाँ से भागे। माइकल बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसने ये सब कुछ कर लिया होता है जो उसके हाथ में होता है। अब आखिरी के 4 बज गए होते हैं तो वो न्यूज़ पे एक ही बात बोलता है कि आप सबके लिए ये मैं करने जा रहा हूँ। लोगों को भी माइकल को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं माइकल को और कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री हो तो माइकल जैसा वरना ना हो। माइकल अपना पैंट खोलता है और उस पिक के साथ वो सेक्स करने लग जाता है। पूरी दुनिया ये चीज़ देखते रहती है और न्यूज़ पे ये टेलीकास्ट भी होते रहता है। दूसरी तरफ जब ये पूरी दुनिया ये न्यूज़ देख रही होती है तो वहाँ पे एक पुल के पास सुजैन को छोड़ दिया जाता है और उसका ना कोई हाथ कटा होता है ना कुछ भी हुआ होता है। कुछ लोग उसको उठाकर ऑफिस में लेकर चले जाते हैं और ऑफिसर्स एक कॉल करता है सूजी को और कहता है कि हमें सुजैन मिल गई है। साथ ही वो ऑफिसर ये भी कहता है कि सुजैन की कोई उंगली नहीं कटी हुई है और वो बिल्कुल सही है और अभी वो हॉस्पिटल में जा रही है। ऑफिसर सूजी को बताता है कि सुजैन को 3:30 बजे ही छोड़ दिया गया था क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और सूजी वहाँ पे कहती है कि ये जो तुम मुझे बता रहे हो ये फाइल से डिलीट कर दो क्योंकि अगर माइकल को पता लग गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। सूजी को एक बात समझ में आता है कि ये सब क्यों हुआ था और क्या करने के लिए हुआ था कि लोगों को कितनी ज्यादा बुराइयां पसंद है। पूरे 1 घंटे से ये सीन चलते रहता है और पूरी दुनिया बैठकर न्यूज़ पे यही सीन देखती है। किडनैपर यही चाहता था और वो ये चीज प्रूफ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर माइकल ये सब करते हुए उल्टिया कर देता है और वो जाकर बाथरूम में रोने लग जाता है और अपनी किस्मत पे रोने लग जाता है। जब माइकल ये कर देता है जो किडनैपर होता है वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है और वो मर जाता है। ऐसे ही 11 महीने बीत जाते हैं और सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। माइकल फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और सुजैन अपने आने वाली मूवी पे फोकस करती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाता है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि माइकल की वाइफ अभी भी उनसे बात नहीं कर रही है। एपिसोड के शुरुआत में हमें जॉन जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है उसको दिखाया जाता है। वो जिस दुनिया में होता है वो सब कुछ डिजिटली होता है, एक क्लिक पे, और उसके माइंड में जो चल रहा है उस पे ये सब कंट्रोल होता है। वो कुछ भी सोचता है वो वहाँ पे चलने लग जाता है। जॉन जैसे ही लोग बहुत सारे उस जगह पे होते हैं और वो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं आपस में। लेकिन अगर उस जगह पे आपको सरवाइव करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो पॉइंट्स आपको सिर्फ साइकिलिंग करने से ही आएगा। अगर आप जितनी ज़्यादा साइकिल को चलाओगे उतने ही पॉइंट्स इकट्ठे होंगे और उस पॉइंट के हिसाब से आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो वहाँ पे आपको लग्जरियस लाइफ मिल जाएगा अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। जॉन साइकिलिंग करने के बाद वो फ्रूट्स खाने के लिए जाता है। जब भी वहाँ पे हमें एक पता चलता है कि एक लड़की जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसको वो हर एक चीज़ में उसकी हेल्प करती है, जैसे कि फ्रूट्स लेने में, साइकिलिंग करने में, ऐसी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जॉन सेम एफर्ट नहीं दिखाता है। जॉन को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं होती है।
लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं है। जॉन के साइड में एक साइकिलिंग करता हुआ एक बंदा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा रूड रहता है। वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता, वहाँ के जितने भी वर्कर्स होते हैं उससे वो रूडली बात करता है। साइकिलिंग करते करते स्क्रीन पे आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको कुछ हॉट वीडियोस देखने हैं वो भी आप देख सकते हो। जॉन को ये सब देखना पसंद नहीं होता है। वो अपने बेडरूम में सोया हुआ होता है और अपने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ टच करते रहता है। जब भी उसको एक शो दिखता है जिसका नाम हॉट शॉट रहता है। हॉट शॉट एक ऐसा शो है जहाँ पे जाने के लिए आपको 12 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो वहाँ पे जाकर आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। जॉन अपने बेड पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और उसको समझ नहीं आता है कि वो इतने पॉइंट का क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पॉइंट होते हैं कि वो इस पॉइंट से अपनी वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट कर सकता है और दूसरों से बहुत ज़्यादा उसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। वहाँ पे ही बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते रहते हैं, साथ ही जॉन भी वहीं पे साइकिलिंग करते रहता है और अपने स्कोर पॉइंट्स को बढ़ाते रहता है। जब भी जॉन वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में उसको एक लड़की दिखती है, सो वो डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पे न्यू हो क्या। तो वो बताती है कि हाँ मैं यहीं पे कल ही ज्वाइन हुई हूँ और वो अपने लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठे कर रही है। उस लड़की का नाम आबी होता है। जॉन आबी से पूछता है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है तो तुम हॉट शॉट में जाना क्यों नहीं पसंद करती? अगर तुम्हारी वॉइस जज को अच्छा लग गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाएगा। आबी कहती है कि मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है और वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और साथ ही वो कहती है कि मेरी इतनी भी अच्छी आवाज़ नहीं है। और साथ ही आबी ये भी कहती है कि हॉट शॉट जाने के लिए कम से कम 12 मिलियन पॉइंट्स चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है और मैं कल ही ज्वाइन हुई हूँ तो मेरे पास इतने पॉइंट्स तो है ही नहीं। जॉन कहता है कि तुम अपने कंपटीशन पे फोकस करो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा में है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आबी कहती है कि नहीं, मुझे इतने सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए और मुझे पहली बात तो उस शो में जाना भी नहीं है। जॉन बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग जाता है तो आबी जॉन से एक क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आ गए? तो जॉन बताता है कि मेरा भाई मर गया था, उसके जितने भी पॉइंट्स थे वो मुझे मिल गए और मुझे इतने पॉइंट्स स्कोर का कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि मैं सिर्फ खाता हूँ और सो जाता हूँ और कुछ कभी कभी वीडियो गेम देख लेता हूँ, तो मुझे इतने पॉइंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। जॉन लंच करते करते आबी को बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हें एक बार हॉट शॉट में जाने का ट्राई करना चाहिए। अब इतना फोर्स करने के बाद आबी भी रेडी हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जॉन अपने रूम में सोया हुआ रहता है। जॉन हॉट शॉट शो के गोल्डन टिकट को खरीद लेता है और वो डायरेक्टली आबी को सेंड कर देता है। आबी वो गोल्डन टिकट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो दोनों लिफ्ट में रहते हैं और दोनों शो पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आबी जॉन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर मैं कुछ नर्वस हो गई तो मेरा सॉन्ग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और जज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और तुम्हारे इन्वेस्ट करे हुए 12 मिलियन पॉइंट्स भी चले जाएंगे। जॉन आबी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम ये सब का टेंशन मत लो, तुम बस अपने फोकस करो अपने सॉन्ग पे और जितना अच्छा हो सके तुम वहाँ पे ट्राई करना। अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। दोनों जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं। आबी जब स्टेज पे जाती है तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है। जज वहाँ पे गलत गलत कमेंट करने लग जाती है, जैसे कि आबी तुम इतनी सुंदर हो तो तुम हॉट वीडियो मेरे साथ क्यों नहीं बनाती। अब क्योंकि उस दुनिया के वो लोग जज होते हैं तो जिसकी वजह से आबी कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो बोल दी तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वहाँ से निकालने का मतलब मौत होता है। आबी खुद को मोटिवेट करती है और वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले करती है। साथ ही वहाँ पे जितने भी जज होते हैं सब लोग एग्री हो जाते हैं। तीनों जज कहते हैं कि तुम अगर हॉट वीडियोस बनाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। तुम इतनी सुंदर हो तो तुम अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ, लोगों को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आओगी। अगर तुमने सिंगिंग किया तो वैसे ही तुम सिलेक्ट नहीं होगे और जितने पॉइंट्स देकर तुम यहाँ पे आई हो उसके भी पॉइंट्स बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। बाहर खड़े होकर जॉन ये सब सुन रहा होता है और वो उसको बिल्कुल मना करता है कि तुम ये सब मत करना। और जॉन को जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर जॉन को वहाँ से भगा देते हैं। अब आबी वहाँ पे बिल्कुल अकेली पड़ गई होती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ पे क्या करे। अगर वो हॉट शॉट से अगर निकल जाएगी तो उसके जितने पॉइंट्स होते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और अगर उसने हॉट वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो गई तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो अपने लाइफ चेंज के बारे में ही सोचती है। शो में बैठे जितने भी जज होते हैं वो आबी से कहते हैं कि तुम्हें एक भी पैडल नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी इसके बाद। अगर तुमने हाँ बोल दिया तो आबी बिल्कुल डर सा जाती है और वो जल्दीबाजी में हाँ बोल जाती है। अब सीन हमें जॉन के बारे में दिखाया जाता है जो कि बेडरूम में सोचते रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, आबी की लाइफ यहाँ से बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। और साथ ही जॉन अपने पॉइंट्स को देखता है तो उसको समझ आता है कि उसके पॉइंट्स इतने ज़्यादा कम है कि अगर वो खाना भी खाया तो उसके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। जॉन के दिमाग में सिर्फ आबी की बातें छपती रहती है तो जिसकी
जिनकी वजह से वहाँ पे जितने भी स्क्रीन्स होते हैं वहाँ पे आबी के हॉट वीडियोस आने लग जाते हैं। जॉन परेशान हो जाता है और वो जितने भी स्क्रीन्स होते हैं सबको मारने पीटने लग जाता है। जॉन इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो आगे का स्क्रीन फोड़ देता है और वहाँ से जो कांच निकलता है उससे अपने नस को काटने लग जाता है। जब भी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दूसरे दिन से डेली साइकिलिंग बहुत ज़्यादा ही कर देता है। दिन भर वो साइकिलिंग करता है और रात को खाना भी नहीं खाता है। मेस में जो बचे हुए खाने रहते हैं उसको खाता है ताकि उसके पॉइंट्स कम ना हो। सब लोग साइकिलिंग के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन जॉन उस टाइम भी साइकिलिंग करते रहता है और उसको पॉइंट्स इकट्ठे करना होता है क्योंकि उसको शो में वापस जाना होता है। टोटल 3 महीने बीत जाते हैं और वो शो के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फिर से इकट्ठे कर लेता है और वो गोल्डन टिकट फिर से खरीद लेता है। अब शो के अंदर जब जॉन जाता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा डांस करता है, साथ ही वो हाथ में जो कांच होता है उसको निकालता है और वो वहाँ पे जज को धमकी देने लग जाता है कि तुमने जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया वो बिल्कुल गलत है, तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। वो जब मेरी लाइफ में आई थी, जब जाके मैं खुश हुआ था। यहाँ पे जितने भी शो करने आते हैं सबको तुम हॉट वीडियोस में बनाने के लिए भेज देते हो। तुम किसी का टैलेंट नहीं देखते, तुम किसी को टैलेंट के ऊपर जज नहीं करते, तुम ऐसे जज हो। उसको बहुत जज को गालियाँ देने लग जाता है। वहाँ पे बैठे तीनों जज को ऐसा लगता है कि जो भी जॉन बोल रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है, जॉन जो भी बोल रहा है वो सब इस शो का पार्ट है। शो में बैठे तीनों जज जॉन को एक ऑफर देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें यही सेम चीज़ें अगर तुम टीवी पे बोलना स्टार्ट करो और लोग तुम्हें सुने तो हमारा शो बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगा। तुम्हें बस रात के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये शो बोलना है और तुम्हें जितने भी असलियत होती है इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताना है। अगर ये शो हमारा हिट हुआ तो तुम्हें कोई भी पैडल नहीं मारना पड़ेगा और यहाँ से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज सा हो जाएगी। जॉन को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसने जो भी कुछ बोला होता है वो रियल होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खोने की वजह से उसके जितने भी रियलिटी मुंह पे आते हैं वो सब कुछ वो बोल जाता है, लेकिन जज को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। अब अगले दिन से हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे पैडल मारते थे वो अभी भी पैडल ही मार रहे हैं और जॉन जो कि वो भी वहीं पे साइकिलिंग करता था उसको एक बहुत बड़ा शो मिल गया और वो बहुत ज़्यादा हिट है क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें वो खुद के ऊपर कांच लगाकर ऐसे रियलिटी बोल जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसको रियलिटी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से ये शो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। अब जॉन की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और उस कांच के टुकड़े ने उसकी लाइफ चेंज कर दी होती है, जो हमें लास्ट में दिखाया जाता है। इसके साथ ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियम को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू देते रहता है। इंटरव्यू में लियम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर लियम के पास नहीं होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो वहाँ से चले जाता है और वो जब टैक्सी में जाता है तो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है। उस डिवाइस की हेल्प से हम अपने लाइफ के जो पास्ट चीजें होती है उसका हम लोग रीडू देख सकते हैं। लियम गाड़ी में बैठकर यही देख रहा होता है कि उसका इंटरव्यू कैसा गया और इंटरव्यूअर का इंप्रेशन कैसा था। पास्ट देखने के बाद लियम को ऐसा लगता है कि उसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा खराब गया है। अब लियम वहाँ से फ्लाइट लेकर अपनी वाइफ फी के पास जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियम की वाइफ फी को दिखाया जाता है। फी बैठ के अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और साथ ही वो पार्टी कर रही होती है। जब भी वहाँ पे लियम की एंट्री होती है और लियम जब अंदर आता है तो वो अपनी वाइफ को देखता है और उसकी वाइफ अपने एक्स के साथ चिल करते हुए बातें कर रही होती है। लियम ये चीज नोटिस करता है। जब फी लियम को देखती है तो वो अपने एक्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है। साथ ही वो लियम के पास जाती है और उससे उसका इंटरव्यू कैसा हुआ ये पूछती है। लियम कहता है कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया, हो सकता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लियम को नहीं जानते हैं, क्योंकि लियम और फी का रिसेंट में शादी हुई होती है, जिसकी वजह से फी के जितने भी दोस्त होते हैं वो लियम को नहीं पहचानते हैं। अब फी का जो एक्स होता है जॉनस, वो बोलता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। लियम कहता है कि मेरा इंटरव्यू उतना भी कुछ खास नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं और मैं अप्रूवल भी हो जाऊं। अब जॉनस लियम से कहता है कि तुम अपने इंटरव्यू को रीडू में करो और हम लोग वोट करेंगे कि तुम सिलेक्ट होगे या रिजेक्ट। लियम अपने इंटरव्यू को फिर से रीडू में करता है और सब लोग वहाँ पे जितने फ्रेंड्स होते हैं सब लोग चेक करते हैं और सब लोग अपना अपना सजेशन देते हैं कि हो सकता है कि तुम अप्रूवल भी हो जाओ। सारे फ्रेंड्स डिनर पे बैठे हुए होते हैं। जब लियम एक चीज नोटिस करता है कि उसकी वाइफ फी अपने एक्स को बहुत ज्यादा नोटिस कर रही होती है। डिनर पे सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं। जब भी जॉनस कहता है मुझे अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स की बहुत ज्यादा यादें आती है और जॉनस इनडायरेक्टली फी की बातें कर रहा होता है। लियम ये सब कुछ नोटिस करता है और अपने मेमोरी में कैचअप करता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे जाते हैं। लियम और फी दोनों टैक्सी में बैठे हुए होते हैं। लियम फी से पूछता है कि तुम्हारा और जॉनस का कितने साल का रिलेशन था, तुम यहाँ पे सच सच बताओ। तो फी कहती है कि हम दोनों का सिर्फ 2 वीक का ही था। हम दोनों ने सिर्फ 2 वीक तक एक दूसरे को डेट
डेट करे। उसके बाद हम दोनों का कॉन्वर्सेशन उतना सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए। लियम अपने घर पे जॉनस को इनवाइट किया होता है, तो जिसकी वजह से जब वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं तो लियम जॉनस से कहता है कि तुम अभी घर पे मत आओ, क्योंकि हमारे घर पे एक होममेड है और वो अकेली घर पे रहती है, तो हो सकता है उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार पक्का इनवाइट करूंगा। लियम और फी दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जब लियम फी से पूछता है कि तुम जॉनस की अनफनी बातों पे भी क्यों इतना हंस रही थी, और साथ ही लियम पूछता है कि जब मैं एंट्री किया तो तुम दोनों का रिएक्शन इतना ज्यादा बदल कैसे गया। फी कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लियम अपने मेमोरी को रीडू करता है और वो उसको सीन दिखाता है जब वो एंट्री किया था, और सच में फी का रिएक्शन बदल गया था जब लियम ने एंट्री किया था। लियम और फी दोनों इन बातों पे कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं और फी बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो फी वहां से चली जाती है। अब लियम थोड़ी देर पीने के बाद वो भी बेडरूम में चले जाता है। बेडरूम के अंदर जाते ही लियम फी से सॉरी कहता है। अब फी और लियम दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में लियम बहुत जल्दी उठ जाता है और लियम सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने मेमोरी को रीडू करता है और वो फिर से वो उस पार्टी वाले वीडियोस को देखने लग जाता है। लियम को ऐसा लगता है कि फी उससे बहुत कुछ छुपा रही है। अब लियम अपने होममेट से पूछती है कि क्या सच में इसमें फनी कुछ था। अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो उसमें कुछ फनी ऐसा नहीं था जैसा कि फी का रिएक्शन था। जॉनस ने एक छोटा सा फनी कुछ किया था जो कि फनी बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस पार्टी में बैठे सिर्फ फी को ही उस बात पे फनी सा लगा। अब वहां से होममेट चली जाती है अपने काम पे और साथ ही लियम और फिर से दोनों लड़ने लग जाते हैं। लियम सुबह सुबह से ही बहुत ज्यादा पीने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आता वो क्या क्या बोल रहा है। बट लियम को जो डाउट था वो बिल्कुल सच हुआ और फी बताती है कि हम दोनों टोटल 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। लियम ये सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फी ने उससे इतनी बड़ी बात उससे छुपाई हुई थी। फी कहती है कि इस बात को बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मैं उस चीजों से मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो तुम मुझे उस बात को बार बार रिपीट में मत बताओ। लियम कहता है कि मुझे उस बात पे कॉन्वर्सेशन नहीं करना है, लेकिन तुम एटलीस्ट मुझे इतना तो बता सकती थी ना। फी कहती है कि मुझे ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसके लिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताई, और मुझे पता था अगर मैंने ये बताया होता तो स्टार्ट में ही हमारे बीच में प्रॉब्लम आ जाती। अब लियम फुल ड्रंक्ड होता है और वो अपने कार में बैठ जाता है और वो डायरेक्टली जोनस के घर पे पहुंच जाता है। जोनस के घर पे पहुंचने के बाद लियम अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। जोनस से बिना पूछे लियम उसके घर में पहुंच जाता है और वो उसके बेडरूम में चले जाता है और वो वहां पे जितने भी बॉटल्स होते हैं सबको पीने लग जाता है। जोनस को समझ नहीं आता है कि लियम यहाँ पे क्या कर रहा है। जब भी उन दोनों के बीच में फाइट होती है, उस रूम में जॉनस की न्यू गर्लफ्रेंड भी आ गई होती है, जो कि पुलिस को कंप्लेन कर देती है। अब लियम को जब होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो आगे एक पेड़ से टकरा गई है। अब लियम को समझ नहीं आता है कि उसने रात को क्या किया है, तो वो फिर अपने मेमोरी को रीडू करता है और वो देखता है कि उसने क्या किया है। पास्ट में देखने के बाद पता चलता है कि लियम जॉनस के घर पे चला गया था और उसके साथ ही जॉनस के साथ उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और साथ ही लियम ने जॉनस के सर पे बॉटल फोड़ दिया। लियम जॉनस के घर पे जाके उसकी जितनी भी मेमोरीज होती है उसको डिलीट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ की जितनी भी मेमोरीज है तुम्हारे मेमोरी में वो सब कुछ डिलीट कर दो। जॉनस की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड भी यही कहती है कि जल्दी से डिलीट कर दो। जॉनस की मेमोरी में जितनी भी फी के मेमोरीज होते हैं सब कुछ वो डिलीट कर देता है। अब लियम वहां से अपने घर पे चले जाता है और वो फी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुमसे मैं जो भी पूछूंगा वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना है। लियम और फी की एक 3 महीने की बेटी होती है जिसका नाम मिसा होता है और लियम यहाँ पे पूछता है कि मिसा जो है वो हमारी बेटी है या फिर जॉनस की। फी कहती है कि वो ऑब्वियसली हमारी बेटी है और तुम्हें इन सब चीजों पे डाउट क्यों है, हम दोनों का रिलेशनशिप इतना सही चल रहा है फिर भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। अब लियम अपने मेमोरी को रीडू करता है और वो दिखाता है कि उसकी जो लड़ाई जॉनस के साथ हुई है। अब जॉनस अपने मेमोरीज को डिलीट कर रहा होता है जब लियम एक वीडियो को नोटिस करता है। उस वीडियो में हमें दिखाते हैं कि फी के जो बेडरूम के जो पीछे एक स्केच बोर्ड बना हुआ है, उस स्केच बोर्ड को लियम नोटिस करता है। अब लियम फी से पूछता है कि ये जो स्केच बोर्ड है ये हमने 6 महीने पहले लिया है और तुमने जॉनस को 2 साल पहले ही छोड़ दिया है, तो वो 6 महीने पहले इस रूम में क्या कर रहा था। फी बिल्कुल डर सा जाती है और वो लियम से एक ही बात कहती है कि सॉरी सॉरी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन लियम बिल्कुल नहीं मानता है। वो पूछता है कि तुम सच बताओ, क्या मिसा हमारी बेटी है या फिर तुम्हारी और जॉनस की। फी कहती है कि वो हमारी बेटी है। अब लियम कहता है कि अगर वो हमारी बेटी है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जॉनस उस दिन कॉन्डम पहना हुआ था। फी कहती है कि मुझे उस दिन याद है अच्छे से कि जॉनस ने कॉन्डम पहना हुआ था।
तो तुम इसके बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचो कि वो हमारी बेटी नहीं है। लियम कहता है कि ऐसा ही है तो तुम अपने मेमोरी को रीडू करो। फी बिल्कुल ही डर सा जाती है और वो जब पीछे घूमती है तो वो अपने जितने मेमोरीज होते हैं पास्ट के उसको डिलीट करने लग जाती है। लियम ये चीज नोटिस करता है और उनकी और फी की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और वो कुछ थप्पड़ फी को भी मार देता है। फी वहाँ पे बिल्कुल रोने सा लग जाती है और फी बार बार लियम को सॉरी सॉरी कहती है। लियम कहता है कि मैं ऐसा नहीं था, मैं तुम्हारी वजह से ऐसा बन चुका हूँ और देखो मैं क्या से क्या हो गया हूँ। अब दूसरे दिन से हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियम उस रूम में बिल्कुल अकेला सा हो जाता है। उसको हर जगह फी की याद आती है और उसकी 3 महीने की बेटी मिशा की भी याद आती है और लियम हर जगह इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको हर जगह फी की याद आती है। उसकी ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जितने भी अपने पास्ट होता है उसको वो मिटाने के लिए उस डिवाइस को अपने गले से निकालने लग जाता है। उसकी वजह से उसके बहुत सारे ब्लड्स भी निकलते हैं लेकिन उसको इन सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको जितनी भी फी की मेमोरीज होती है उन सबको मिटाना होता है। और इसके साथ ही ये फर्स्ट सीजन हमारा खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें इस एपिसोड से यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई पास्ट की मेमोरीज है तो उसे जितनी जल्दी हो सके मिटा दो, वरना आपको वो जिंदगी में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी और उस पास्ट की चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे और उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहोगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ब्लैक मिरर सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा। सो आप लोग सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।